अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर का जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने देखा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बायोलॉजिकल मेथड को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के स्टेप्स को अगर हमें पढ़ना है तो थोड़ा हमें बायोलॉजिकल मेथड वापस हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को जिनका ताल्लुक जानदारों से होता है, उन क्वेश्चंस को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं, जो तरीक़ेकार अपनाते हैं, उस मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड की खास बात क्या होती है? बायोलॉजिकल मेथड एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, यानी इसमें स्टेप्स होते हैं। आपने उन स्टेप्स को सही ऑर्डर में फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, उसके बाद फिर 2 ही आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो आप अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आप एक सिस्टमैटिक मेथड अपनाएंगे और उस सिस्टमैटिक मेथड में जो स्टेप्स हैं सही ऑर्डर में फॉलो करेंगे, आखिर में आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दैट सिस्टमैटिक मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब चूंकि बायोलॉजिकल मेथड एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, इसका मतलब है इसमें स्टेप्स होंगे। तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं तरतीब के साथ? बायोलॉजिकल मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम बायोलॉजिकल मेथड अपनाएंगे, तो स्टार्ट होगा वो बायोलॉजिकल मेथड स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेशन से। फिर ऑब्जर्वेशंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद जो अगला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 3, इट इज कॉल्ड रीजनिंग। रीजनिंग के बाद जो स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4, इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आखिरी स्टेप आता है, इट इज कॉल्ड रिजल्ट। ये 5 स्टेप्स हैं आपके बायोलॉजिकल मेथड। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 रीजनिंग, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 रिजल्ट। तो वो बात सही हो गई ना? बायोलॉजिकल मेथड जो है वो एक सिस्टमैटिक मेथड हो गया, क्योंकि स्टेप्स मौजूद है, 5 स्टेप्स हैं। और दूसरी बात, इन स्टेप्स को सही ऑर्डर में फॉलो करना है, इसी ऑर्डर में। हाइपोथेसिस से पहले ऑब्जर्वेशन होगा, हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग होगा, एक्सपेरिमेंट से पहले रीजनिंग होगा, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट होगा। सही ऑर्डर में फॉलो करना है, यानी ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट। अगर आपने इस ऑर्डर को चेंज किया, यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका मामला वहीं अटक जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं आपके बायोलॉजिकल मेथड। आपका बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट हुआ किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से। ये तो आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जब आपने उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया, तो आप स्टार्ट करोगे ऑब्जर्वेशन से, फिर हाइपोथेसिस दोगे, फिर रीजनिंग करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आखिर में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के एतबार से आप कंक्लूजन करके अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सब इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं जी। इन स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो स्टेप है, स्टार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है? आपके पास एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जानदारों से ताल्लुक रखता है, आपको उस मेथड, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आप जब बायोलॉजिकल मेथड अपनाओगे तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद होता है कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, उससे ताल्लुक रखती हुई जितनी भी मालूमात आप कलेक्ट कर सकते हैं, ये इस स्टेप में की जाती है। ऑब्जर्वेशंस में क्या की जाती है? आपकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेट करती हुई तमाम मालूमात आप इकट्ठी कर लेंगे। तमाम मालूमात, चाहे किसी से पूछेंगे, चाहे मेजर करेंगे, चाहे देखेंगे, चाहे महसूस करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, जो जो तरीकेकार आप अपनाएंगे वो तमाम तरीकेकार आप अपना कर ऑब्जर्वेशन के स्टेप में आपने सारी मालूमात इकट्ठी करके अपने पास जमा कर। तो पहले स्टेप में हम मालूमात इकट्ठी करते हैं जी, जो भी हमारी मालूमात होंगी, जो भी हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेट करती हुई मालूमात, याद रखिएगा, रिलेट करती हुई। ये नहीं है कि आपसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मच्छर के बारे में पूछा जा रहा है,
मच्छर के बारे में सवाल है, आप पौधों से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हो, ऐसा नहीं। जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही इकट्ठी की जाती है। तो ऑब्जर्वेशन में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेट मालूमात को इकट्ठी करते हैं। जो आप ऑब्जर्वेशंस हासिल करते हैं, जो आप मालूमात इकट्ठी करते हैं, वो दो किस्म की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दो किस्म की ऑब्जर्वेशन होती है, नंबर 1 क्वालिटेटिव, नंबर 2 क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती हैं या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं, इनका ताल्लुक क्वालिटी से होता है, चीज की क्वालिटी से होता है, और ये नॉन मेजरेबल होती है, यानी इनको हम मेजर नहीं करते, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, नापते नहीं है, बगैर नापे हासिल करते हैं। जबकि दूसरी वाली जो होती है ऑब्जर्वेशंस, दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव, इनका ताल्लुक क्वांटिटी से होता है और ये मेजर की जाती है। यानी अगर आपकी मालूमात जो आप इकट्ठी कर रहे हो, अगर आपने मेजर करके लिए, मेजरमेंट के जरिए हासिल किए, तो वो कौन सी होगी, वो क्वांटिटेटिव होगी। और अगर आपने बगैर मेजर करे हासिल हुई है, बगैर मेजरमेंट की, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, तो उस वाली ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे क्वालिटेटिव। दो किस्म की हो गई, जो मेजर की जा सकती है क्वांटिटेटिव हो गई, जो मेजर नहीं की जा सकती उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। अब ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये क्वालिटी से रिलेट होती हैं, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये क्वांटिटी से रिलेट होती है। ठीक है जी। थर्ड मेजर डिफरेंस क्या हो जाता है इनमें? अब जाहिर बात है, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, ये मेजर तो नहीं की जा सकती, तो फिर हम ये हासिल कैसे करते हैं? ये हासिल करते हैं हम अपने सेंसेस के जरिए। 5 सेंसेस होते हैं आपके पास। आंख यानी कि देखने का सेंस, सूंघने का सेंस, ठीक है, एक आप आंखों से देख सकते हैं, ये एक सेंस हो गया। कानों से सुन सकते हैं, ये दूसरा सेंस हो गया। नाक से सूंघ सकते हैं, ये तीसरा सेंस हो गया। छू कर महसूस कर सकते हैं, ये चौथा सेंस हो गया। जबान से चख कर उसका टेस्ट ले लें, तो ये आपका 5वां सेंस हो गया। ये 5 सेंसेस की मदद से ही हासिल की जाती है, क्योंकि ये नॉन मेजरेबल है, इनको आप मेजर तो कर नहीं सकते किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो फिर कैसे हासिल करोगे? जाहिर बात है, देख के, सुन के, छू कर ऐसे हासिल करोगे। जबकि जो क्वांटिटेटिव होती है, चूंकि वो मेजरेबल होती हैं, लिहाजा उनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए बाकायदा मेजर करके हासिल करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। इस स्टेप में हमने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड मालूमात इकट्ठी करनी होती है। मालूमात दो किस्म की हो सकती हैं, वो मालूमात जिनका ताल्लुक क्वालिटी से होता है और वो जिनका ताल्लुक क्वांटिटी से होता है। जिनका ताल्लुक क्वालिटी से होता है उनको आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, जिनका ताल्लुक क्वांटिटी से होता है उनको आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। जो आपकी क्वालिटेटिव होती हैं, ये नॉन मेजरेबल होती हैं, आप सेंसेस के जरिए हासिल करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो मेजरेबल होती है, आप इक्विपमेंट से हासिल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक लीफ है, एक हमारे पास पत्ता है जी, हमने इसमें से मालूमात इकट्ठी करी, हमने इसमें से इंफॉर्मेशन निकाली। मैं 2 ऑब्जर्वेशन आपको निकाल के देता हूँ। मैं इस पत्ते में से 2 मालूमात इकट्ठी करता हूँ। पहली मालूमात है जी कि इसका ग्रीन कलर है, इसका कलर कैसा है? ग्रीन। और दूसरी, इसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। मेरे पास एक लीफ था, मैंने इस लीफ में से 2 ऑब्जर्वेशन हासिल की हैं, 2 इंफॉर्मेशन हासिल की हैं, 2 मालूमात निकाली। नंबर 1, इस लीफ का कलर ग्रीन है। नंबर 2, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये पहले ऑब्जर्वेशन को जरा गौर करें, ग्रीन कलर, ये क्वालिटी है, ये इस लीफ की क्वालिटी है। बगैर मेजर, ग्रीन कलर को आप मेजर तो नहीं कर सकते, बगैर मेजरमेंट के आपने हासिल किया। और कैसे हासिल किया? अपना सेंस ऑफ आई यूज करके, विजन का, अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा ग्रीन कलर का है और आपने कहा जी इसकी मालूमात जो है, आपने एक मालूमात मुझे दे दी क्या, कि ये ग्रीन कलर का है। तो ये जो ग्रीन कलर वाली मालूमात हो गई, ये हो गई क्वालिटेटिव। ठीक है, और जो 7 सेंटीमीटर लंबा पत्ता है ये, अब ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इंफॉर्मेशन बकायदा मैंने मेजर करी है, स्केल वगैरह की मदद से मैंने इसको मेजर कर लिया। अब ये जो 7 सेंटीमीटर बड़ा पत्ता है, ये मैंने बकायदा मेजर करके हासिल किया है, मेजर की हुई है, इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो ये हो जाएगी क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। तो ये 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारा पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने जो हमारी मालूमात है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेट मालूमात को इकट्ठी किया। दोनों किस्म की मालूमात हो सकती है हमारे पास, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव जो होती है वो बगैर मेजर करे हासिल करते हैं जी, आप देख के, सुन के, सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो आप मेजर करके हासिल करते हैं बाकायदा किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। पहला स्टेप आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है जी। अब पहले स्टेप के बाद ऑब्जर्वेशन जब आपकी हो जाती हैं, मालूमात आप जब इकट्ठी कर लेते हो, तो फिर आपके पास दूसरा स्टेप आता है। इस दूसरे स्टेप को आप कहते हो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं जी, हमने जो मालूमात इकट्ठी की है
अब हम उन मालूमात की रोशनी में जो भी मालूमात हमने इकट्ठी करनी पहले स्टेप में, अब हम उन मालूमात को देखेंगे, स्टडी करेंगे, और उस स्टडी करने के बाद हम एक स्टेटमेंट देंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे उस मालूमात को, हम एक स्टेटमेंट देंगे, एक गैस होगा। इस स्टेटमेंट को आप कहते हो हाइपोथेसिस। आपने पहले स्टेप में जितनी भी मालूमात आपने इकट्ठी कर ली, अब आप उस मालूमात को गौर करोगे, देखोगे और उसका एक रीजन देने की कोशिश करोगे। स्टडी करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दैट एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन जो आपकी ऑब्जर्वेशंस को साबित कर रही होती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस खाली एक गैस है। अभी आपने उसको चेक नहीं किया है, अभी आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, ये सिर्फ गैस है। आपने जो भी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करी है, उन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आपने बस एक तुक्का लगा दिया, एक गैस पेश कर दिया। दैट गैस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं जी, और इसी एग्जाम्पल को पूरे बायोलॉजिकल मेथड में कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स से हमारे पास एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर के सामने एक पेशेंट आता है। अब डॉक्टर हमारा बायोलॉजिस्ट है, ये बायोलॉजिकल मेथड अपनाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम क्या है जी, इसके पास, ये डॉक्टर लड़के से सवाल करता है आपको क्या बीमारी है। प्रॉब्लम क्या है जी कि ये डॉक्टर ने ये चीज चेक करनी है कि सामने जो पेशेंट है इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, बीमारी डिटेक्ट करनी है। दैट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब आपके पास ये जो पेशेंट है, इसने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर मुझे जो पेट में दर्द हो रहा है, नौसिया मतलब क्या आ रही है, और वोमिटिंग मतलब उल्टी हो रही है। तो डॉक्टर को इसने बताया, पेशेंट ने, कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे क्या आ रही है और मुझे उल्टी हो रही है। तो डॉक्टर इसकी ये बातें सुन के सोचती है जी कि इसका पकाया, पहले तो पेट वेट दबा के चेक करती है, पेट दबाया, चेक किया, और फिर बुखार चेक किया। ये सारी चीजें करने के बाद डॉक्टर जो है वो ये सोचती है कि शायद इसको अपेंडिसाइटिस हो गया। अपेंडिसाइटिस क्या होता है जी, पेट में एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है हमारे इंटेस्टाइन में, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। वो सूज जाती है, उसकी सूजन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो हुआ क्या, आपके डॉक्टर के सामने एक पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है जी कि मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर बकायदा उसका बुखार वगैरह चेक करता है, पेट वेट दबा के चेक करता है, और फिर दिल में ख्याल आता है कि शायद इस शख्स को अपेंडिसाइटिस हो। यहाँ तक आप यकीन माने दोनों स्टेप्स आ गए, ऑब्जर्वेशन भी आ गया और हाइपोथेसिस भी आ गया। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मालूमात इकट्ठी करना। तो ये जो डॉक्टर ने जितनी भी मालूमात इकट्ठी की है, वो जो लड़के ने बताया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नौसिया हो रही है, मुझे वोमिटिंग हो रही है, इसके अलावा जो डॉक्टर ने उसका बुखार चेक किया था, पेट दबा के चेक किया था, ये सारी इसने मालूमात इकट्ठी करी, सारी इसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। ये हो गया पहला स्टेप, ऑब्जर्वेशन। अब इसमें दोनों किस्म की है। बुखार चूंकि उसने नापा है, मेजर करा है, तो ये हो जाएगी क्वांटिटेटिव, और बाकी इसने सिर्फ सुन के, कान से सुना इसने अपने कि हाँ जी इसको क्या है, इसने बोला मुझे बुखार हो रहा है, वो मुझे जो उल्टी हो रही है, तो उसने कान से सुना है, तो वो क्वालिटेटिव हो गई। दोनों किस्म की ऑब्जर्वेशन आ गए। तो ये जो इसने पेशेंट ने इसको सारी मालूमात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, डॉक्टर ने जो सारी इंफॉर्मेशन हासिल की है, ये ऑब्जर्वेशन है। और इस ऑब्जर्वेशन की बुनियादों पर, इस ऑब्जर्वेशन को सुनने के बाद डॉक्टर ने एक अंदाजा लगाया था, एक गैस किया था कि शायद इस शख्स को अपेंडिसाइटिस है। तो ये इसने गैस किया है, ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए इसने एक अंदाजा लगाया है। तो इस अंदाजे को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हो गए ना दोनों स्टेप। तो पहला स्टेप होता है मालूमात इकट्ठी करना, दूसरा स्टेप होता है मालूमात के हिसाब से एक अंदाजा लगाना। तो डॉक्टर ने जब पूछा, सारी बात पूछी, जो उसने सिम्टम्स बताया, वो सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, और डॉक्टर ने जो एक अंदाजा लगाया कि इस शख्स को अपेंडिसाइटिस है, ये हाइपोथेसिस हो गया। दो स्टेप तो जाते हैं जी। मूविंग ऑन, तीसरा स्टेप रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस के बाद अब आपके पास एक स्टेटमेंट है जी, एक अंदाजा है, एक अंदाजा है आपके पास, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये एक अंदाजा है आपके पास। अब ये जो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की हुई है, इसके नतीजे को, अगर आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाती है, अगर आपका अंदाजा सही हो जाता है, तो इसकी जो नतीजे हैं उनको पहले से प्रिडिक्ट करना रीजनिंग कहलाता है। पहले से प्रिडिक्ट करना, आपकी हाइपोथेसिस अगर सही है, आपकी हाइपोथेसिस सही मान ली जाए, तो उसका क्या नतीजा होगा, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। ये चीज सोचना रीजनिंग कहलाता है। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं, आपके पास एक हाइपोथेसिस है कि बारिश हो रही है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि आप बाहर जाओगे तो गीले हो जाओगे। अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस है कि जी खाना गर्म हो गया, इसका नतीजा क्या है कि अगर आप पतीली लगाओगे हाथ, तो पतीली आपको गर्म महसूस होगी। तो ये जो आपके पास अंदाजे होते हैं, इनका जो प्रिडिक्शन दी जाती है, इसको हम कहते हैं रीजनिंग।
ठीक है। तो रीजनिंग क्या हो गया जी, कॉन्सिक्वेंस, प्रिडिक्शंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। आपकी जो हाइपोथेसिस है उसके जो नतीजे हैं उनको पहले से प्रिडिक्ट करना, उसका नतीजा पहले से निकाल देना, ये कहलाता है रीजनिंग। अब उसी एग्जाम्पल की बात करें, लेकिन उससे पहले हम जरा रीजनिंग की टाइप देख लेते हैं। दो किस्म की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास एक स्पेसिफिक रिजल्ट होगा और उससे हम एक जनरल रिजल्ट बनाएंगे। जबकि डिडक्टिव में क्या होता है जी, कि हमारे पास एक जनरल रिजल्ट होगा और हम उससे स्पेसिफिक बनाते हैं। जनरल मतलब होता है आम रिजल्ट, किसी खास शख्स चीज का नहीं, बहुत से आम रिजल्ट, काफी चीजों का, काफी लोगों का। जबकि स्पेसिफिक का मतलब होगा किसी खास शख्स का, किसी खास चीज का रिजल्ट। तो स्पेसिफिक का मतलब होगा खास से ताल्लुक रखता है, जनरल का मतलब होगा आम चीजों से ताल्लुक रखता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि फल मीठे होते हैं, तो मैंने यहाँ किसी खास फल की बात तो नहीं करी, मैंने तो सारे फलों की बात कर ली, तो ये जनरल हो गई, जनरल रिजल्ट हो गया। और मैं बोलूं आम मीठा है, तो यहाँ मैंने एक स्पेसिफिक फल की बात करी है, खास फल की बात करी है, आम की बात करी है, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। सारे बच्चे फेल हो गए, ये जनरल रिजल्ट है। मैं फेल हो गया, ये स्पेसिफिक रिजल्ट है। पूरे पाकिस्तान में ही लाइट चली गई, ये जनरल रिजल्ट है। मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, ये स्पेसिफिक रिजल्ट है। तो ये जनरल और स्पेसिफिक रिजल्ट होते हैं। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं जी, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी हमारे पास एक स्पेसिफिक रिजल्ट होगा, हम उससे जनरल रिजल्ट बना लेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रिजल्ट होगा, खास रिजल्ट, हम उससे जनरल बना लेंगे। सलमान, एक 9th क्लास में सपोज करें सलमान नाम का बच्चा है, हमारे पास स्पेसिफिक रिजल्ट है सलमान फेल हो गया, हम उससे जनरल बना लेंगे जी पूरी 9th क्लास फेल हो गई। ठीक है, हमारे पास स्पेसिफिक रिजल्ट क्या था, सलमान फेल हो गया है जी, हमने उससे एक जनरल रिजल्ट बना लिया जी कि सलमान फेल हो गया, इसका मतलब है पूरी 9th क्लास फेल हो गई। हमने यहाँ क्या किया, हमने स्पेसिफिक रिजल्ट से जनरल रिजल्ट बनाया, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिजल्ट। पीर के दिन सूरज जो है वो मशरिक से निकला है, ये स्पेसिफिक रिजल्ट है। मंडे वाले दिन सूरज जो है वो मशरिक से निकला है, ये स्पेसिफिक रिजल्ट है। हमने जनरल रिजल्ट बना लिया कि जी इसका मतलब है पूरे महीने, पूरे साल, जिंदगी भर मशरिक से निकलेगा, हमने जनरल बना दिया, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव। खास रिजल्ट से आम रिजल्ट बनाना। एग्जाम्पल जो मैंने नीचे लिखी हुई देखें, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, सो शार्क हैज स्केल। अब ऑल फिशेस हैव स्केल, तमाम फिशेस की स्किन पर स्केल्स मौजूद होते हैं, ये एक जनरल रिजल्ट है। मैंने जनरल रिजल्ट से एक खास रिजल्ट बना लिया, शार्क हैज स्केल, शार्क मछली में स्केल्स होते हैं। ये क्या किया हमने, इंडक्टिव रीजनिंग किया। स्पेसिफिक रिजल्ट था, उससे हमने जनरल रिजल्ट बना लिया। ठीक है जी। उसके बाद डिडक्टिव पर आते हैं जी। ऑल ह्यूमंस, डिडक्टिव क्या होता है जी, जनरल रिजल्ट होगा, हम उससे स्पेसिफिक रिजल्ट बना लेंगे। जनरल रिजल्ट होगा और हम उससे स्पेसिफिक रिजल्ट बना लेंगे, यानी अगर हमारे पास एक आम रिजल्ट होगा और हम उससे एक खास रिजल्ट बना लेंगे, इसको आप कहते हो डिडक्टिव रिजल्ट। मिसाल के तौर पे जनरल रिजल्ट है जी कि पूरी 9th क्लास फेल हो गई, हम इससे खास रिजल्ट बना लेंगे, तो 9th क्लास में सलमान भी बैठा हुआ है, लिहाजा सलमान भी फेल हो गया। ये हमने क्या किया, हमारे पास एक जनरल रिजल्ट था, हमने उससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट बना लिया। एक और एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक जनरल रिजल्ट है जी, पत्ते हरे कलर के होते हैं, ये जनरल रिजल्ट है, मैं सारे पत्तों की बात कर रहा हूँ, कॉमन रिजल्ट है, आम रिजल्ट है कि पत्ते हरे कलर के होते हैं। मैंने स्पेसिफिक रिजल्ट बना लिया कि अगर पत्ते हरे कलर के होते हैं, इसका मतलब है आम का जो दरख्त है उसके पत्ते भी हरे होंगे। ये मैंने क्या किया, जनरल से स्पेसिफिक बनाया। तो ये दो तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। बायोलॉजी में हम ज्यादातर डिडक्टिव को ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इंडक्टिव भी सही होती है, बाजू का बाद जगहों पे डिडक्टिव चलती है, बाद जगहों पे इंडक्टिव चलती है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, हमारे पास हमने मालूमात इकट्ठी करी, ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, हमने जो है वो मालूमात को देखते हुए एक अंदाजा लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और तीसरा स्टेप क्या है जी, रीजनिंग। हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके रिजल्ट को प्रिडिक्ट करेंगे, यानी जो भी हमारी हाइपोथेसिस है, जो भी हमने अंदाजा लगाया हुआ है, उससे होने वाले नतीजे को पहले से बयान करने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, इसको हम कहते हैं रीजनिंग। अब उस एग्जाम्पल की बात करें, उस डॉक्टर ने डॉक्टर को बताया था जी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको उल्टी हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन। फिर डॉक्टर ने इस ऑब्जर्वेशंस को सोचते हुए एक अंदाजा लगाया था कि इसको अपेंडिसाइटिस है, तो ये हाइपोथेसिस। अब यहाँ रीजनिंग क्या होगी कि अगर डॉक्टर की यह हाइपोथेसिस सही है, इसको अपेंडिसाइटिस है, तो फिर इसका अपेंडिक्स सूज गया है,
इसका अपेंडिक्स में सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इफ ही हैज अपेंडिसाइटिस देन द अपेंडिक्स शुड बी इन्फ्लेम्ड। अगर इसको अपेंडिसाइटिस है तो उसका नतीजा क्या होगा? अपेंडिसाइटिस का नतीजा क्या होता है? अपेंडिक्स सूज जाती है। ये इसने क्या किया? ये इसने अपने अंदाजे के एतबार से एक रिजल्ट प्रिडिक्ट कर लिया। तो अंदाजे को देखते हुए, हाइपोथेसिस को देखते हुए अगर आप रिजल्ट प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ये होती है रीजनिंग। तो ये इसकी रीजनिंग हो गई। तो इस डॉक्टर ने हाइपोथेसिस दी थी कि इसको अपेंडिसाइटिस है, और उस अंदाजे को देखते हुए इसका क्या रिजल्ट हुआ, प्रिडिक्ट कर लिया रिजल्ट कि इसकी जो इन्फ्लेमेशन, इसकी जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई होगी। तो ये रीजनिंग हो गई। अब आते हैं जी चौथे स्टेप पे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? अब आपने इस स्टेप में आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की है, अब बायोलॉजिस्ट उस हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली चेक करेगा। अब यहाँ परफॉर्म करेगा वो एक एक्सपेरिमेंट। वो अपनी हाइपोथेसिस को बकायदा टेस्ट करेगा, प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेगा पूरा। और उस पूरे एक्सपेरिमेंट की डिजाइन के अंदर इसने करना क्या है? इसने जो हाइपोथेसिस, जो अंदाजा लगाया हुआ है, उसको अब ये टेस्ट करेगा। तो इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को आप कहते हो एक्सपेरिमेंट। उसी एग्जाम्पल में हाइपोथेसिस क्या थी कि उस पेशेंट को शायद अपेंडिसाइटिस है। उसकी प्रिडिक्शन क्या थी? उसकी रीजनिंग क्या थी कि अगर उसकी अपेंडिसाइटिस है तो उसका जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम हुआ होगा। अब आप इसको टेस्ट कर रहे हो। अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं जी, अल्ट्रासाउंड के जरिए आप अपने बॉडी पार्ट के इंटरनली एक डायग्राम बना लेते हैं। इसको आप कहते हो अल्ट्रासोनोग्राफी। अब अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए जब इसने चेक किया तो हाँ जी देखें जी, ये इसकी अपेंडिक्स इन्फ्लेम हुई है, सूजी हुई है जी। तो ये हमने क्या किया? हमने हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली चेक किया। हाइपोथेसिस क्या थी कि जी उसको अपेंडिसाइटिस है। रीजनिंग क्या थी? उसका अपेंडिक्स सूजा हुआ है। तो इन्हीं दो चीजों को हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किया है। तो दैट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जिसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक कहलाता है कंट्रोल ग्रुप, एक कहलाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम हेल्दी लोगों को रखते हैं जी, और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम पेशेंट्स को रखते हैं। फिर दोनों के साथ सेम ट्रीट किया जाता है। अगर कोई मेडिसिन आपने देनी है तो हेल्दी पर्सन को भी, पेशेंट को भी। अगर आपने ब्लड सैंपल चेक करना है तो हेल्दी का भी और पेशेंट का भी, दोनों का ब्लड सैंपल चेक करें। जहां फर्क आ जाएगा वहां आपको रीजन पता चल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया जी चौथा स्टेप। आते हैं जी पांचवें स्टेप की तरफ, विच इज द रिजल्ट। अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो नतीजे आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको आप कहते हो रिजल्ट। जो भी डेटा आता है एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, जो भी आंसर आ रहे होते हैं, दैट डेटा इज कॉल्ड रिजल्ट। इस रिजल्ट की वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी हाइपोथेसिस क्या सही है या गलत है। तो आपने जब एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आया है, दैट डेटा इज कॉल्ड रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस रिजल्ट्स को देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है या नहीं। तो अब उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो एग्जांपल ली हुई थी, उसमें एक्सपेरिमेंट हमने किया था अल्ट्रासोनोग्राफी, और हमें अपेंडिक्स नजर आया था जी इन्फ्लेम हुआ है। तो इसका मतलब है उस डॉक्टर की जो हाइपोथेसिस है वो सही हो गई। इस शख्स को वाकई में अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, तो ये पांचवा स्टेप हो जाएगा। लास्ट स्टेप हो जाता है रिजल्ट। रिजल्ट से दो पॉसिबिलिटी होती है। रिजल्ट देखने के बाद हो सकता है आपकी हाइपोथेसिस सही हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और या ये भी हो सकता है आपकी हाइपोथेसिस गलत हो। आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की थी वो तो एक गैस था, एक अंदाजा था, गलत भी तो हो सकता है। तो अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट जो है उसको सपोर्ट नहीं करती है, एक्सपेरिमेंट उसको गलत साबित कर देता है, रिजल्ट में आपका ये आ रहा है जी कि आपकी हाइपोथेसिस गलत है, तो आप वापस स्टेप 2 में जाएंगे, एक नई हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, उस हिसाब से रीजनिंग देखेंगे क्या होती है, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर रिजल्ट चेक करेंगे। ये रिपीट करते जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट जो है वो आपकी हाइपोथेसिस को सही साबित ना कर दे। तो ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है आपका बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जी? 5 स्टेप्स होते हैं। एक सिस्टमैटिक मेथड होता है। प्रॉब्लम जब आपके सामने मौजूद होती है तो आप सबसे पहला स्टेप करते हैं जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसमें आप मालूमात इकट्ठी करेंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेट मालूमात होती है वो सारी आप मालूमात इकट्ठी करेंगे। 2 किस्म की हो सकती हैं जी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर क्वांटिटी से ताल्लुक होता है, मेजर की जाती है तो क्वांटिटेटिव कहलाती है। क्वालिटी से ताल्लुक होता है, बगैर मेजर करे हासिल की जाती है तो उसका कहते हैं क्वालिटेटिव। ऑब्जर्वेशन हासिल करने के बाद आप अगले स्टेप पर आते हैं जिसको आप कहते हो हाइपोथेसिस। इसमें आप एक अंदाजा लगाते हैं। आपने जो ऑब्जर्वेशन आपके पास मौजूद है उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे और एक अंदाजा लगाएंगे जी कि इस प्रॉब्लम की शायद ये रीजन हो सकते हैं। तो
इस रीजनिंग को सॉरी इस जो आप अंदाजा लगा रहे हो, इस अंदाजे को आप कह रहे होते हो हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उसको हम कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर हम अपने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं पहले से, यानी हमारी जो अंदाजा है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, उससे क्या रिजल्ट बनेगा, उससे क्या नतीजे आ रहे होंगे, उसको प्रिडिक्ट किया जाता है रीजनिंग में। उसके बाद चौथा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हम अपनी हाइपोथेसिस और रीजनिंग को चेक करते हैं बाकायदा प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकली हम अपनी हाइपोथेसिस और रीजनिंग दोनों को टेस्ट करते हैं। तो रिजल्ट से हासिल होने वाले डेटा को रिजल्ट्स कहा जाता है। रिजल्ट्स आपके जो है एक्सपेरिमेंट के डेटा को कहा जाता है। रिजल्ट्स की बुनियाद पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाएगी या आपकी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। अगर आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाती है तो यहाँ से फिर कंक्लूजन हो जाता है, आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब आ गया। और अगर रिजल्ट में आपकी हाइपोथेसिस गलत हो जाती है तो वापस आप स्टेप 2 पे जाओगे, नई हाइपोथेसिस बनाओगे। उस नई हाइपोथेसिस से फिर जो नतीजा होगा वो प्रिडिक्ट करोगे, उसको रीजनिंग कहते हैं। फिर आप अपनी रीजनिंग और हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, इसको आप एक्सपेरिमेंट कहते हो। फिर आपके पास उसका डेटा आ जाएगा, इसको आप कहते हो रिजल्ट। ये उस वक्त तक रिपीट किया जाएगा जब तक आपका रिजल्ट साबित ना कर दे कि आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई। जैसे आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट होगी, आप रिजल्ट से कंक्लूजन पे चले जाएंगे। तो ये थी जी समरी हमारी आज की क्लास की। ये हमने देखा आज की क्लास में बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक और एग्जाम्पल से इस बायोलॉजिकल स्टेप्स को और ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।